जी बेटा जी, कल हमने जहाँ छोड़ा था वहीं शुरू करते हैं। हमने चाय से छोड़ा था, आज चाय से ही शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मटेरियल कॉस्ट, नाम बताते जाए अपना और कॉस्ट बताते जाएं। हाँ जी बेटा जी, किस किसने चाय की कॉस्टिंग की है? नाम बताइए। नाम। आहद जी, आहद। कितने का मिल्क ऐड किया? 20 रुपीज़। शुगर 2 रुपीज़। पत्ती 5 रुपये की। और बाकी ऐड ऑन, बाकी जो चीज़ें जितनी भी हैं, कोई इलायची डाली होगी, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट लेते हैं जी आपकी। बाकी चीज़ें मैंने लेबर और ओवरहेड ख़त्म कर दी लाल। तो ये कॉस्ट आपको पड़ी जी 27, बड़ी सस्ती आपकी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? हबीब। हबीबी। हाँ जी। दूध एक जैसी चाय तो नहीं पीते आप दोनों? 20। ज़्यादा चीनी पीते हैं। 10 रुपीज़। हाँ, ग्रैंड टोटल बताते हैं जी 45 रुपीज़। ये अंदाजे से बता रहे हैं कि एक्चुअली कैलकुलेट किया? शाबाश। हाँ जी, आगे खान लगाया होता तो हम आपसे ऑटो कफ लेते हैं जी। सलमान। 40 रुपये का दूध, 2.5 रुपीज़ की एस्टिमेटेड शुगर प्राइस, 3.7 रुपीज़ पर टी लीव। अच्छी आपकी चाय बनती है तकरीबन 46 एस्टिमेटेड। हाँ जी लड़की। वर्दा जी, बड़ा बच्चे बताइए। डार्क चाय पीती है, 55 रुपीज़ का एक कप। हाँ जी। महानूर is and 5। इलायची सौंफ नहीं डाला आप लोग? जी 30, 50, 55। हाँ जी, अच्छा इकट्ठे किया। ओके जी, चलिए जी यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। ओ मग तो अब आया चाय वाला, दरवाज़ा बंद कीजिएगा जी। फातिमा बेटा आप बताइए, चाय वाला मग कितने का दूध यूज़ करती है? दूध चाय में बताएं कितने का यूज़ करती है? 1500 का नहीं, आपने बताना आपकी चाय में कितना होता है तो बताएं ना। दूध उसमें से कितने का था? तो यू आर 8 मिनट्स लेट। अच्छा जी, तो बेटा जी ये आपकी चाय की मटेरियल कॉस्ट है। तो 27 रुपीज़ से लेके 55 रुपीज़ तक आपकी मटेरियल कॉस्ट आ रही है। अब इसमें लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट शामिल नहीं है। तो पहले तो आप लोग शर्म करें कि आप दिन में कितनी चाय पीते हैं और अपने माँ बाप का कितना कबाड़ा करते हैं। तो रोज़ाना चाय पीना इज़ कॉस्टली फॉर योर पेरेंट्स राइट नाउ। अगर मैं एक मोहतात अंदाज़ा लगाऊं तो तकरीबन 70-75 रुपीज़ में, 70 to 80 रुपीज़ में एक चाय का कप आपको कॉस्ट करता है। 2 पीते हैं तो 150, 3 पीते हैं तो तकरीबन 250 रुपये आप एक दिन में सिर्फ चाय पे लगाते हैं। उसके साथ अगर बिस्किट डुबो के खा रहे हैं दैट इज एडिशनल कॉस्ट। कभी गिर गया चम्मच से निकाल लें तो वो और भी ज़्यादा कॉस्ट। ठीक है, ओके जी, ये हमारी थी लास्ट डे की असाइनमेंट। अच्छा, इसमें बेटा आपको चैलेंज आया होगा कि दूध किसी का 150 रुपये लीटर है, किसी का 200, किसी का 250, किसी का 180। अब आपने जितने ml यूज़ करने हैं दूध के उसका रेट निकालना पड़ेगा, प्रपोर्शनेट करना पड़ता है। यही मैथमेटिक्स है। क्या? पाउडर मिल्क का तो ग्राम्स। ठीक है जी, तो आपके यूनिट मैटर करता है कि आपका मेजर यूनिट क्या है, मेजरिंग यूनिट। तो ये चैलेंज आएगा हमें, ये मैथमेटिक्स है कि अगर 200 रुपये का लीटर दूध है, मैंने उसमें से
कितने 250 ml यूज़ किए हैं, तो मेरा दूध 50 रुपये का बनता है इस प्रोडक्ट के लिए। ये कैलकुलेशन, इसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं। ये मैथमेटिक्स है जिसने आपको तंग करना है। असल में तो कॉस्ट यही है ना। फिर शुगर आई डोंट नो कितने रुपए की किलो है, मैंने नहीं कभी खरीदी, वो घर वाले खरीद के लेके आते हैं या वो ट्रॉली में रखी। और 550 रुपये 1 किलो की चीनी, शुगर 1 kg 180, एक वो 5 kg वाला पैकेट होगा या 3 kg वाला 2 kg वाला 180 रुपीज़ पर किलो। तो इसका केजी है, इसका जो मार्केट से मिलता है, यानी आपको 180 रुपये किलो मिलेगी। आपने इसमें से कितने ग्राम्स यूज़ करनी है? आपने शायद इसमें से 10 ग्राम्स 20 ग्राम्स 25 ग्राम यूज़ करनी है। तो 25 ग्राम्स कितने के बनेंगे, ये मैथमेटिक्स है जिसने आपको इस सब्जेक्ट में तंग करना है। और इसी के अंदर हमने अपनी स्किल डेवलप करनी है। आई डोंट नो आपने कैसे कैलकुलेशन किया, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा। यही कैलकुलेशंस हैं जिसको मैं कहता हूँ ना 40 नंबर की मैथमेटिक्स है, तो ये मैथमेटिक्स है। कॉस्ट तो आसान है, ये तो 4 चीज़ों को ऐड करना है ना, पेपर में इन्हीं चीज़ों में उलझाएगा। अब टी लीव्स, वो जो पत्ती है जिसको पत्ता होता है बेसिकली, उसको प्रोसेस करके ड्राई करते हैं तो उसको कहते हैं टी लीव्स। ग्रेन्स नहीं होते, ये लीव्स होते हैं। टी लीव्स जो है, अब हर किसी के अलग अलग प्राइस है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 1000 रुपीज़ kg है, लेट सपोज, तो ये भी लेट सपोज केजीज में मिलती है। तो अब आपके चाय के चम्मच में कितने ग्राम्स थे वो टी लीव्स, और वो 1000 रुपीज़ kg है, तो इसका मतलब है 1 रुपये का 1 ग्राम। अगर आपने 20 ग्राम यूज़ किया तो 20 रुपये की पत्ती आपने डाली, अगर आपने 40 ग्राम यूज़ किया तो 40 रुपये की पत्ती। तो ये जो हमने अपनी प्रोडक्ट के अंदर जितना मटेरियल इस्तेमाल किया, हमें तो सिर्फ उसकी कॉस्ट चाहिए, हमें किलो की कॉस्ट तो चाहिए नहीं। तो ये जो सिर्फ उस टी लीव की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, दैट इज़ बेसिकली दी मैथमेटिक्स। उस मैथमेटिक्स के की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और स्टूडेंट्स कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि आपको सही जगह पे पहुंचने के लिए मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का सहारा लेना पड़ता है। तो वो जो सपोर्ट है या वो जो स्ट्रेंथ है, ये जो वीकनेस है, अगर स्ट्रेंथ है आपकी मैथमेटिक्स या इंग्लिश, तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज एन ईजी सब्जेक्ट। अगर आपके लिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स मुश्किल है तो कॉस्ट अकाउंटिंग विल बी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के ओवरऑल कॉन्सेप्ट आसान है, लेकिन क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना दैट इज़ अ चैलेंज। हमने उस स्किल को अपने अंदर डेवलप करना, ठीक है। ओके, चलते हैं अब यहाँ से। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री आप लोगों ने पीआरसी में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। फॉर्चुनेटली मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे अंदाज़ा है इन्वेंट्री कितनी तरह की होती है। मैं आपको चैलेंज में नहीं डालता, यू लर्न इट। रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस, एंड नंबर 3 इज फिनिश गुड। दिस इज द टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री एज पर IS 2। अब हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, हमारा सबसे ज़्यादा कंसर्न होगा रॉ मटेरियल के बारे में। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम वर्किंग प्रोसेस के बारे में भी कंसर्न होंगे, और उससे आगे जाएंगे तो हमें फिनिश गुड की भी फिक्र रहेगी। लेकिन ज़्यादातर कंसर्न हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में रॉ मटेरियल से रहेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल अगर सही आता है, हमें लेबर ओवरहेड ठीक आता है, तो हम वर्किंग प्रोसेस की कॉस्टिंग कैलकुलेशन है, फिनिश गुड की कॉस्टिंग इज अ कैलकुलेशन। तो हमने रॉ मटेरियल को बेसिकली समझना। व्हाट इज द रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल आर द परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। मैंने मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्यों लिखा? मैंने ट्रेडिंग एंटिटीज नहीं लिखा। व्हाई? यस, ट्रेडिंग एंटिटीज तो रॉ मटेरियल खरीदती नहीं है ना, वो तो फिनिश गुड्स खरीदती हैं। मैंने सर्विसेज एंटिटीज नहीं लिखा। क्यों? एडस्किल्स क्या खरीद के बेच रहा है आपको, क्या खरीद के बना रहा है? देयर इज नो रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में चाहिए। तो यहाँ से मैं अखज़ कर सकता हूँ कि मेरे सब्जेक्ट का 95% जो पोर्शन है वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का होगा। हम मैन्युफैक्चरिंग करके बेच रहे होंगे, तो हमने बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्टिंग समझनी है। ट्रेडिंग की तो कॉस्टिंग में है ही कुछ नहीं, और जो सर्विसेज की कॉस्टिंग है उसमें तो लेबर आवर्स होते हैं, उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो लिहाजा हमारा ये जो सब्जेक्ट है इट्स बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में छोटे से छोटा बिजनेस, ये जो चाय का बिजनेस है, लोग इससे अच्छे पैसे कमाते हैं। पराठा, मिल्क शेक, नान कुलचा, इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं जिन बिजनेसेस का मैं नाम ले रहा हूँ।
लेकिन जब मैं गाड़ी की बात करता हूँ, thousands of ingredients are using in manufacturing of the car. When I talk about the laptop, thousands of ingredients is being used in the manufacturing of the laptop. तो जितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट होगा उतने ज़्यादा रॉ मटेरियल के इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे होंगे। तो हम इस सब्जेक्ट में इंशाल्लाह जो डिस्कशन कर रहे होंगे तकरीबन 95% डिस्कशन हमारी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पे होगी। तो वी शुड कीप इन माइंड आपकी फैमिली में कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करता है, गुड। आपके दाएं बाएं अब आप अगले 4 महीने देखें कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो रहे हैं, उसको देख के ऑब्जर्व करें कि क्या क्या मैन्युफैक्चर होता है, कैसे मैन्युफैक्चर होता है। मैं अपने बेटे को, ही इज़ अराउंड 5.5, मैं उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिखाता हूँ। मैं नहीं चाहता कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, लेकिन एक्सपोजर के लिए जब कभी मेरे साथ कुलचे लेने गया है तंदूर पे, तो मैं उसको बता रहा हूँ ये देखो कैसा कुलचा लग रहा है, ये पूरा प्रोसेस उसको समझा दिया, एक्सपोजर मिल गया। गन्ने की रेडी पे खड़ा हुआ मैं, गन्ने का रस पीने के लिए उसको बता रहा हूँ बेटा ये देखो कैसे इसके अंदर पीछे से इंसर्ट करते हैं और आगे से जूस निकलता है, फिर उसमें ये फर्दर लेमन ऐड करते हैं, ये देखो ये पुदीना मिंट ऐड कर रहे हैं। तो उसको प्रोसेस सिखा रहा हूँ। गमला कहीं पे बन रहा है तो उस गमले का प्रोसेस, मड के अंदर पानी मिला के कैसे उसको प्रोसेस किया जा रहा है। नर्सरी में गया तो उसको बताता हूँ कि छोटी छोटी पनीरी है, इसको छोटे छोटे प्लांट्स को फिर अलग अलग पॉट्स में लगाया जाता है। तो आपने अगले 3-4 महीने बेटा अपने दाएं बाएं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना है। जब घर में अम्मा को देखो ना वो सब्जियां काट रही हैं, गोश्त बनाने लगी हैं, धो रही हैं, तो समझ जाएंगे कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर होने लगा। तो जितना मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को इमेजिनेट करेंगे उतना ही सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से इस सब्जेक्ट को लिंक नहीं करेंगे कि बस मुझे सवाल दे, फार्मूला दसो तो मैं जवाब कैलकुलेट करना, तो दिस इज नॉट अबाउट द फार्मूलाज। ये सारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो मैन्युफैक्चरिंग से लिंक करके ही समझ आएगा आपको। तो रॉ मटेरियल आर परचेज बाय मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन। तो दूसरी बात क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं हमें उसकी कॉस्टिंग पढ़नी है। कहता है रॉ मटेरियल आर गुड्स परचेज फॉर इनकॉर्पोरेशन इनटू प्रोडक्ट फॉर सेल। आपने अपनी जो फिनिश गुड है उसको बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करना होता है। रॉ मटेरियल आर द डायरेक्ट कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है, आगे जाके फर्दर इसको क्लैरिफाई करेंगे। इसको डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट है। अब बताता है रॉ मटेरियल क्या है टेक्निकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज रॉ मटेरियल? यहाँ पे एक एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल्स आर डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन as they are easily identifiable with a unit of production। जो भी आपने यूनिट बनाया है, जैसे ये कुर्सी है, इसमें easily identifiable क्या है? नंबर 1 this plastic seat, नंबर 2 this plastic arm, and नंबर 3 the iron frame। These are easily identifiable material। और अगर इस पे पेंट हो, इस पे तो बाय द वे पेंट नहीं हुआ हुआ, अगर पेंट हुआ हुआ है तो पेंट। और अगर आप थोड़ा सा और ट्रेस करने की कोशिश करेंगे तो 8-10 इसमें स्क्रू लगे होंगे, शायद वो इतना आसानी से ट्रेस ना हो रहे हो, बट जो इजीली ट्रेसेबल मटेरियल है उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। हाँ जी, वो रबड़ भी है बिल्कुल इसके नीचे बॉटम पे। तो जो इजीली आइडेंटिफाइबल कंपोनेंट्स हैं हम उसको कहते हैं दिस इज रॉ मटेरियल। जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है उसमें आसानी से जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मुझे ज़रा सोच के बताइए, आपके घर में पराठा बनता, उस पराठे को बनाने के लिए जब उसको बेल रहे होते हैं तो सूखा आटा लगाया जाता है ताकि वो साथ चिपके ना, जिसको खुश्का कहते हैं। कितना खुश्का लगता है एक पराठे को, मुझे बता सकते हैं उसकी कॉस्ट? नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल। लेकिन उस पराठे को जब गूंदा उसमें एक पेड़े में कितना आटा लगा, दैट इज इजीली आइडेंटिफाइबल। उस पर कितना घी लगा शायद इजीली आइडेंटिफाइबल होगा, बट कितना खुश्का लगा नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल। उसमें कितना नमक का इंग्रेडिएंट ऐड किया हुआ है, नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल। तो इजीली आइडेंटिफाइबल क्या है? पराठे में 2 इंग्रेडिएंट्स मुझे समझ आते हैं, एक आटा जिसको आप फ्लोर कहेंगे, और दूसरा क्या है, अगर ऑयल या घी या बटर वट एवर यू आर यूजिंग, ये 2 इजीली आइडेंटिफाइबल इंग्रेडिएंट्स हैं। पानी कितना है, ये भी इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है। आगे चलते हैं। They are treated as expense when these are issued to production। अब issued to production का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे फैक्ट्री के अंदर एक स्टोर होगा
वहाँ से मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू होगा। तो जब वो इशू हो जाता है तो उसको कहते हैं ये एक्सपेंस आउट हो गया। वेयर एज दोज रॉ मटेरियल दैट स्टिल एग्जिस्ट, लेकिन अगर कुछ बच गया, बच भी तो सकता है ना, एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ट्रीटेड एज करंट एसेट एंड आर टर्म एज इन्वेंट्री। लेकिन अगर कुछ बच गया, इस्तेमाल नहीं हो, तो उसको हम कहेंगे इन्वेंट्री। किचन की फैक्ट्री को लेते हैं, आपके घर का किचन का फैक्ट्री, अम्मा ने ऊपर केबिन के अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और पता नहीं क्या क्या पड़े होता है, मसाला जात पड़े होते हैं। समझ लें कि 31 दिसंबर आज शाम को रात 12 बजे उस किचन के कैबिनेट के अंदर जो चीज़ें बची हुई पड़ी हैं, जो अनयूज्ड हैं, वो क्या है, इन्वेंट्री। जब वहाँ से निकल आया, फ्रिज में से प्याज निकल आए, टमाटर निकल आए, अब आज इन्होंने कटिंग होके चिकन कढ़ाई में जाना है, लंच का टाइम है तो खाने वाली बातें करते हैं। आज इन्होंने कटिंग होके चिकन कढ़ाई में जाना है। जैसे ही फ्रिज से निकला, समझ लिया स्टोर से निकला, इशू हो गया तो एक्सपेंस। लेकिन अगर 2 टमाटर बच के वापस फ्रिज में आ गया तो वो क्या है, इन्वेंट्री। अनयूज्ड रॉ मटेरियल इज इन्वेंट्री, जो यूज हो गया दैट इज एक्सपेंस। क्लियर? लड़कियों को तो किचन देख के अच्छी तरह समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। वैसे तो आज के लड़के भी अच्छी कुकिंग कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रॉ मटेरियल आर एज फॉलोज। अब हम देखें बेटा चंद एक एग्जाम्पल। बिजनेस देखें, गार्डन पोट्स, गमले का रॉ मटेरियल क्या होगा, मट्टी, क्ले। फिर बिजनेस है डाइनिंग रूम टेबल, उसका रॉ मटेरियल क्या होगा, टिम्बर, लकड़ी, अगर वो लकड़ी का है तो। बुक्स, व्हाट विल बी द रॉ मटेरियल ऑफ दिस बुक्स, पेपर। इजीली आइडेंटिफाइएबल को हम रॉ मटेरियल कहते हैं। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ मटेरियल देखिएगा। सब्सटेंसेस को रॉ मटेरियल कहते हैं। सब्सटेंस कौन से है, लाइक वुड, प्लास्टिक, मेटल, वूल। मयर्स, इसको कैसे मेजर करते हैं, कुछ लीटर्स में मेजर होते हैं, मीटर्स में मेजर होते हैं, किलोग्राम्स में। ये है मैथमेटिक्स, जिसने आपको तंग करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप ना तंग हो, जब इसको रियल लाइफ से रिलेट कर लेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हम इसको बड़ा सादा करके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स, ये उन रॉ मटेरियल्स के मेजर्स हैं कि इसको तोलना कैसे है, इसको मेजर कैसे करना है, इसका पैमाना क्या होगा कि कितना रॉ मटेरियल लगा है, कितने फुट लकड़ी लग रही है, कितने केजी प्लास्टिक लगा है, कितनी अमाउंट, कितने नंबर ऑफ पेपर्स लगे हैं, कितनी केजी क्ले लगी है, मट्टी लगी है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, रॉ मटेरियल की पहचान, कलर। किचन के अंदर 2 तरह की मिर्चें पड़ी होती हैं, कौन कौन सी, ब्लैक एंड रेड। कलर से पता चल जाता है कौन सा मटेरियल है, कहाँ पर रखना है, कौन सी डब्बी में रखना है। शेप्स, शेप से पता चल जाता है। ऐसे जैसे ही आप उसको खोलते हैं तो आपको अंडों की शेप से पता चलता है, अंडे हैं, प्याज है, टमाटर है। टमाटर और अंडा एक जैसी शक्ल की होता है ना तकरीबन, नहीं? अच्छा चलो, उनकी शेप से पता चल जाता है ये टमाटर है, ये अंडा है। ओके। फायर रेजिस्टेंस, कुछ मटेरियल ऐसा हो सकता है जो फायर रेजिस्टेंट हो, आप उसको अलग से क्लासीफाई कर सकते हैं। वाटर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ होता है कुछ मटेरियल। उसके बाद क्या है, अब्रेसिवनेस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ब्ला ब्ला ब्ला। आगे देखते हैं जी। ले जी, अब आप सवाल पे आइए। What are the main raw materials used in manufacture of the following items? ले, this is your question. बताइए, गाड़ी, कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज होगा, चंद एक रॉ मटेरियल्स बता दें, सोचें, बताएं, एक एक। आप बताइए, टायर्स, आप बताइए, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक, यस, इंजन, हाँ जी, सीड्स, शाबाश, रबर, शाबाश। क्यों, अभी साउंड सिस्टम बाकी है, लेदर, सीड, साउंड सिस्टम एटसेट्रा। दीज आर द रॉ मटेरियल्स फॉर द वायरिंग, दीज आर द रॉ मटेरियल फॉर द कार। साउंड, सीड्स, बॉडी, इंजन, स्टीयरिंग। सीरियल, सीरियल कहते हैं, लेट्स सपोज सीरियल की बात करते हैं।
हाँ जी, कौन कौन से रॉ मटेरियल सीरियल्स में यूज होते हैं या सीरियल में यूज होते हैं? हाँ, मिल्क, यस, शुगर, यस, ग्रेन्स, यस, ग्रेन्स, flavor, preservatives, these are the ingredients for the cereal. Fruits, definitely. House, घर बनाना, bricks, sand, cement, paint, iron, खिड़कियां, दरवाजे, sorry, glass, yes, definitely, wood, etc. ये रॉ मटेरियल यूज होते हैं घर बनाने के लिए, ठीक है। तो हम अपनी प्रोडक्ट की नेचर देखेंगे उसके मुताबिक। तो रॉ मटेरियल समझ आ गया जी। इजीली आइडेंटिफाइबल जो इंग्रेडिएंट्स किसी प्रोडक्ट के बनाने में इस्तेमाल होते हैं, दोज इजीली आइडेंटिफाइबल मटेरियल्स आर दी रॉ मटेरियल्स। ओके जी। अब आते हैं वर्क इन प्रोसेस। What is work in process? आप जरा किचन में आ जाए वापस। नहीं, किचन के बजाय पहले आते हैं क्ले के बिजनेस में। अगर आप गमले बना रहे हैं, what will be the work in process? गमलों का बिजनेस में लेके आए, जो पॉट्स होते हैं, प्लांट पॉट्स, वर्क इन प्रोसेस में क्या हो सकता है? सॉरी, प्लांट्स की बात नहीं कर रहा, गमले की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स। वो तो भी रॉ मटेरियल है ना, रॉ मटेरियल यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस। उसको शेप करना भी बाकी रहता है तो वर्क इन प्रोसेस, शेप कर दिया, अभी पेंट करना वापस रहता है वर्क इन प्रोसेस। उसके साथ कोई हैंगिंग मटेरियल लगाना है, कोई उसके साथ कोई स्टोन्स ऐड करने हैं, कोई डेकोरेशन करनी है, अभी वो रहती है तो वर्क इन प्रोसेस। यानी आपने प्रोसेस शुरू कर दिया लेकिन अभी तक वो फिनिश्ड फॉर्म में नहीं आया जिसमें कस्टमर को चाहिए, दरमियान में कहीं पे साल खत्म हो गया, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इनकम्प्लीट यूनिट है उसको हम कहेंगे दैट इज वर्क इन प्रोसेस। लाइक आपने चाय की बात करते हैं, आपने पानी डाला, उसमें पत्ती डाली और अभी दूध डालने लगे थे कि गैस की लोड शेडिंग, साल खत्म। तो वो जो पानी के अंदर पत्ती डली हुई है जिसको कवा कहते हैं, क्या कहेंगे इसको चाय के लिए? वर्क इन प्रोसेस, साल खत्म हो गया, वर्क इन प्रोसेस। ओके जी। तो वर्क इन प्रोसेस इज द इन्वेंट्री ऑन विच पार्शियल कॉस्ट हैव बीन इंकर्ड, कुछ कॉस्ट आपकी इंकर हो चुकी है, पार्शियल कॉस्ट हैव बीन इंकर्ड टिल पीरियड एंड्स, और साल खत्म हो गया या महीना खत्म हो गया, बट इट इज नॉट यट फिनिश्ड, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम उसको क्या कहेंगे? कुछ कॉस्ट इंकर हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे? वर्क इन प्रोसेस। लेट्स सपोज हम न्यू ईयर नाइट पे बारबेक्यू के लिए पार्टी अरेंज करके बैठे हुए हैं, चिकन को मसाला लगा दिया हुआ है, सीखों में परो दिया हुआ है, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि फायरवर्क शुरू हो तो यहाँ से कोयलों पे रखना शुरू कर दें। 5 मिनट पहले कोयले भी पकाना शुरू कर दिए, तो अब 12 बज गए। तो अब मुझे बताइए वो जो बारबेक्यू बेचारा, वो जो मुर्गी सेहों के ऊपर लटक रही है छोटे छोटे पीसों में, उसको क्या कहेंगे? वर्किंग प्रोसेस, क्योंकि अभी वो खाने के काबिल नहीं है या बेचने के काबिल नहीं है, तो दैट इज वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस। अच्छा जी, अभी फिनिश नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई, फर्दर कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, अभी उसके ऊपर कोई फर्दर खर्चा करना बाकी है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो ऐसी प्रोडक्ट्स को हम कहेंगे दीज आर वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस टर्म्स एज रिप्रेजेंट इन इंटरमीडिएट स्टेज। कहते हैं जी आपका सीए फाउंडेशन हो गया, उसको पीआरसी कहते थे, अब पीआरसी कहते हैं। फिर अगला स्टेज उसको हम कहते थे अपने ज़माने में सीए इंटर हो गया, अब उसको कहते हैं कैफ। तो ये जो है कैफ या सीए इंटर या पीआरसी, दीज आर इंटरमीडिएट स्टेज, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा तो ऐसी between the manufacturer purchasing the raw material that go make up the finished good and finished product. एग्जाम्पल्स देखिएगा, कहते जी टेराकोटा पोट्स which have been shaped, उनकी शक्ल बना दी गई है, but have not
बीन फायर्ड, अभी इसको आग नहीं लगाई गई, इसको अभी आग लगा के जलाना पक्का करना बाकी है, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अनफिनिश्ड, दिस इज रॉ मटीरियल वर्किंग प्रोसेस। रूम टेबल, हम टेबल पे आते हैं वापस, यानी हमने 3 एग्जांपल्स ली थी पोर्ट की, तो अभी तक अगर उसको जलाया नहीं है, सिर्फ शेप किया, जला के उसको पक्का नहीं किया, तो इसका मतलब ये वर्किंग प्रोसेस है। अब टेबल की बात करते हैं, विट हैव बीन असेंबल्ड, टांगे लगा दी, टॉप लगा दिया, बट हैव नॉट बीन पॉलिश्ड, अभी इसके ऊपर पॉलिश नहीं की, तो क्या कहेंगे, वर्किंग प्रोसेस। किताब प्रिंट कर दी है, बट अभी तक उसकी बाउंडिंग नहीं हुई, बाइंडिंग नहीं की, तो क्या कहेंगे, वर्किंग प्रोसेस। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल किसको कहेंगे, इजीली जो ट्रेसेबल है, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा, नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल विद स्पेसिफिक यूनिट्स, नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल, जो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे लेट्स सपोज ये कुर्सी है, अगर इसमें कोई हिडन छोटे छोटे स्क्रूज लगे हुए हैं, तो इज इट इजीली आइडेंटिफाइबल के कितने स्क्रूज हैं। इस टेबल पे जो ग्लू लगी हुई है, ये जो डाइस है, इस पे जो ग्लू लगी हुई है स्टिक्स को जोड़ने के लिए, टेबल को जोड़ने के लिए, मुझे कोई बता सकता है क्या इजीली आइडेंटिफाइबल है, नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल, हेंस दिस इज इनडायरेक्ट मटेरियल। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, इजीली आइडेंटिफाइबल हो तो डायरेक्ट मटेरियल, इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है तो इनडायरेक्ट मटेरियल। ओके, एग्जांपल देखते हैं। बुक, पेपर, इंक, कवर, स्टेपलर पेन्स, दीज आर डायरेक्ट मटेरियल, इजीली आइडेंटिफाइबल है। बट ग्लू कितनी लगी है, कहाँ है, मिलती नहीं है, इनडायरेक्ट मटेरियल। टेबल, वुड, पॉलिश, नेल्स, डायरेक्ट मटेरियल, लेकिन उस पर ग्लू जो लगी है, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। अगली बात, इन जनरल इनडायरेक्ट मटेरियल डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट बट डू मेक द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट पॉसिबल। कहता है वो उसका हिस्सा नहीं होता आमतौर पे, मेन इंग्रेडिएंट नहीं होता, लेकिन उसके बगैर शायद उस प्रोडक्ट को कंप्लीट करना भी मुमकिन ना हो। देयर आर सम एक्सेप्शंस, फॉर एग्जांपल नेल्स, जो कील है used in the production of cupboard can be identified specifically with the cupboard and form part of the final product. However, because the cost is likely to be relatively insignificant, लेकिन उन कीलों की 2 या 3 कील लगे, उसकी कॉस्ट बहुत कम है। The expense of tracing such costs does not justify. अब आप ढूंढते फिरो कितने कील लगे हैं, उसकी कॉस्टिंग करो, एवरेज आउट करो, कहता है इट्स नॉट वर्थी। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको नॉट पॉसिबल, तो इसको मोर एक्यूरेट डायरेक्ट कॉस्ट नहीं कह सकते, तो लिहाजा इसको इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज कंज्यूमेबल्स, जो कंज्यूम हो गए उसको इनडायरेक्ट मटेरियल्स कहते हैं। सच थिंग्स आर क्लीनिंग, सफाई कर रहे, सफाई वाली प्रोडक्ट्स, ऑयल एंड ग्रीसिंग जो कर रहे हैं उसको सॉफ्ट करने के लिए मशीन्स को, प्रोटेक्टिंग क्लोथ, ऊपर सोफे के ऊपर जो एडिशनल शीट डाली जाती है, डिस्पोजेबल टूल्स, जो गत्ता उतार के आपने फेंक देना है, स्टेशनरी सप्लाईज, जो स्टेशनरी से रिलेटेड सप्लाईज होती हैं, जैसे स्टेपलर है, जैसे वो है स्टिक्स हैं, ये जो होती हैं फ्लैग्स हैं, स्टिकी नोट्स हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आर ओवरहेड कॉस्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी प्रोडक्ट की 3 तरह की कॉस्ट होती है, नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 ओवरहेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्ट मटेरियल है वो आएगा मटेरियल कॉस्ट में, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो कहाँ आएगा, डायरेक्ट मटेरियल है ये अभी भी प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन उसको हम ओवरहेड में ले लेते हैं। तो हम ज़्यादातर जो बात कर रहे होंगे हम डायरेक्ट मटेरियल की बात कर रहे हैं। जब भी हम मटेरियल का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल विच इज़ इजीली ट्रेसेबल फ्रॉम दी प्रोडक्ट। जब हमने कुर्सी की किसी को कीमत बतानी है कि मैं कितने में बेचूंगा, पहले मैंने उसकी कॉस्टिंग करनी है, तो उसकी कॉस्टिंग करते हुए मैं क्या कहूँगा, इसमें 1000 रुपये की लकड़ी लग रही है, 2000 रुपये का आयरन स्टील लग रहा है, 500 रुपये की पॉलिश लग रही है,
₹3500 मेरी मटेरियल कॉस्ट है, बनाने वाले ने 1000 रुपये लेना, ₹4500 हो गए, बाकी को 500-100 रुपया ओवरहेड कॉस्ट आएगी जिसमें बाकी सारे खर्चे शामिल है। तो 5000 रुपये मुझे कॉस्ट कर रही है, 7500 में बेचूंगा जी, लेनी है तो बताएं। जब मैं कॉस्टिंग करूंगा तो डायरेक्ट मटेरियल में वो लूंगा जो इजीली आइडेंटिफाइबल है, बाकी को मैं एस्टिमेटेड को ओवरहेड में ले लूंगा। बात समझ आई थी? तो यहाँ से हमारा लर्निंग आउटकम क्या निकला? पहले हमने मटेरियल समझा, मटेरियल के बाद हमने मटेरियल के दो हिस्से कर दिए, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। इजीली आइडेंटिफाइबल तो डायरेक्ट, इजीली ट्रेसेबल नहीं है तो इनडायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल की हर प्रोडक्ट में कॉस्ट कैलकुलेट करना कहता ज़रूरी नहीं है, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करने में इतनी एफर्ट लग जाएगी कि वो कॉस्ट बेनिफिशियल ही नहीं, लिहाजा उसको छोड़ दें, उसको ओवरहेड में डाल दें। एग्रीड जी? ये जी मैंने आपके इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग किताब से लिया। व्हाट इज़ रॉ मटेरियल? अगर आप अपना बचपन याद करें तो बचपन में रॉ मटेरियल की कॉस्ट में क्या होता था? परचेज प्राइस, अगर बाहर से मंगवाया तो उसकी कॉस्ट में इंपोर्ट ड्यूटीज़ और टैक्सेस भी ऐड करते थे। फिर अगर उसको अपनी फैक्ट्री तक लेके आए हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस, हैंडलिंग एंड अदर डायरेक्ट एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ परचेज। अगर किसी को कमीशन दिया तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी। उसमें से माइनस क्या करना है? ट्रेड डिस्काउंट, अगर उन्होंने कुछ आपको डिस्काउंट्स दे दिए हैं, रिबेट्स, गवर्नमेंट ने आपको कुछ छूट दे दिया टैक्स में, एंड अदर सिमिलर आइटम्स आर डिडक्टेड इन डिटर्मिनिंग द कॉस्ट। ये हमने IAS 2 में पढ़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में। कहता है वर्किंग प्रोसेस क्या है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एज डिटरमिन्ड अबव प्लस डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। इसका मतलब है कि तीनों खर्चे हो गए हैं। वर्किंग प्रोसेस अब सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं रहा, उस पर लेबर कॉस्ट भी आ गया, उस पर ओवरहेड कॉस्ट भी आ गया। तो वर्किंग प्रोसेस में 3 खर्चे आ गए। उसके बाद कहता है स्टोर, स्पेयर्स एंड टूल्स। ये भी क्या सेम एज रॉ मटेरियल, ये जो रेंच, प्लास, इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं आपने। उसके बाद फिनिश्ड गुड्स क्या हैं? इसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी आ जाता है, लेबर भी आ जाती है और ओवरहेड्स भी आ जाते हैं। तो तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाएगी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आगे पेपर्स में भी पूछता है सम टाइम, प्रायर नॉलेज को यूज़ करता है, इसलिए मैंने दोबारा कॉपी कर दिया इसको। कॉस्ट एक्सक्लूडिंग फ्रॉम इन्वेंट्री। इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या चीज़ शामिल नहीं करनी? व्हाट इज इन्वेंट्री कॉस्ट? अभी आपने बेटा मुझे बताया मिल्क, अभी आपने मुझे बताया शुगर, अभी आपने मुझे बताया टी लीव्स, ठीक है जी। लेट्स सपोज आपने बताया मुझे 20 रुपीज़ का मिल्क यूज़ किया, 5 रुपीज़ की शुगर है, 10 की टी लीव्स, तो आपने मुझे 45 रुपीज़ लेट्स सपोज अपने चाय में मटेरियल कॉस्ट बताइए 35, लेट्स सपोज 35 की आपने मुझे मटेरियल कॉस्ट बताइए। अब मुझे बताइए, जब आप दूध की मेजरमेंट करें, अगर आपसे दूध गिर जाता ज़मीन पे, आपके पास ½ kg दूध था, पहली दफ़ा चाय बनाने लगे, अम्मा ने कहा जी चाय बनाओ। अब दूध डालते हुए पहली दफ़ा तो आपने गिराना ही गिराना है ना। अब वो जो आपसे गिर गया, क्या उसको भी चाय की कॉस्ट में शामिल करना चाहिए? उसको चाय की कॉस्ट में शामिल नहीं करना। साथ में सामने मैच लगा हुआ है तो पत्ती ऐसे डाली तो मैच देख रहे हो और वो नीचे गिर, अच्छा अब वापस चाय में डाल दी, वो जो नीचे गिर गई है क्या उसको कॉस्ट में ऐड करना चाहिए? क्या उठा के दोबारा चाय में डालना चाहिए? यकीनन नहीं। ओके, शुगर, ठीक है, चीनी के साथ भी भाई आपने चीनी डालनी थी, क्योंकि जल्दी में है, कभी किचन में काम किया नहीं, अगर डब्बा खोला उसके अंदर 4-5 डब्बे हैं, सफ़ेद कलर का नमक डाल दिया दानेदार। तो अब मुझे बताइए, जो दानेदार नमक डाला जिसकी वजह सारी चाय ख़राब हो गई, अब आपको दोबारा बनानी पड़ रही है, तो जो पुरानी वेस्ट हो गई है क्या उसको आप नई चाय के कप की कॉस्ट में ऐड करेंगे? नहीं करेंगे ना। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। कहता है जी कॉस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री
इन डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ इट इज अप्रोप्रिएट टू एक्सक्लूड सर्टेन कॉस्ट एंड रिकॉग्नाइज देम एज एक्सपेंस। कौन कौन सी? नंबर 1, एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेज। जो अभी आपने दूध ज़ाया किया, चीनी ज़ाया की, पत्ती ज़ाया की, गैस ज़ाया की, अपना वक्त बर्बाद किया, यानी मटीरियल, लेबर, ओवरहेड, जो भी आपने ज़ाया किया है उसको आप इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे, उसको अलग से एक्सपेंस करें। अब नॉर्मल लॉस है। नॉर्मली चाय डालते हुए पत्ती नहीं, नमक नहीं डाला जाता। नॉर्मली चाय डालते हुए 1 कप दूध का गिराया नहीं जाता। हाँ, 1-2 कतरे गिर जाए, दैट इज नॉर्मल कॉस्ट। लेकिन 1 कप डालते हुए 2 कप गिर जाए पानी दूध के, तो ये नॉर्मल नहीं है। तो एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेस्टेड मटीरियल, वैसे आपसे तो दूध गिरेगा नहीं क्योंकि आप तो ड्राई दूध यूज करती हैं। हाँ, उसकी जगह कभी सर्फ डालना तो जाग वाली चाय बन सकती है। माओ का थोड़ी पता होता है कहाँ पे क्या रखें। उसके बाद दूसरे नंबर पे कहता है जी स्टोरेज कॉस्ट। अब आपने वो किचन के उसमें स्लैब्स के अंदर वो अपना सारा मटेरियल स्टोर किया हुआ, फ्रिज के अंदर अदरक, टमाटर, प्याज, और उसको स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आ रही है। गोश्त को ऊपर स्टोर किया हुआ है, बड़ी पता नहीं कब की गुजरी है, अभी भी बड़ा हुआ है, वो जो इतने महीने से स्टोर किया हुआ उसको, उसकी जो स्टोरेज कॉस्ट है उसको आप मटेरियल की कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही कहता है अनलेस उसको स्टोर करना ज़रूरी हो, यानी अगर आप बारबेक्यू बनाना चाह रहे हैं तो मैरिनेट करना ज़रूरी है। फिश पकाना चाह रहे हैं तो उसको मैरिनेट करके थोड़ी देर स्टोर करना ज़रूरी है। आटा गूंदा है तो उसको थोड़ी देर के लिए क्या करना होता है? स्टोर करना होता है। क्या करने के लिए? उसको टेक्निकली क्या कहते हैं? आटा गूंद के थोड़ी देर के लिए रखते हैं, उसको फिर रोटी बनाते हैं। क्या कहते हैं इसको? पंजाबी का कोई लफ्ज़ आते हो? आटा गूंद के थोड़ी देर के लिए उसको रखते हैं। स्टोर करना ज़रूरी है बिफोर यूजिंग इट। ठीक है, तो वो जो स्टोरेज कॉस्ट है वो चूंकि हिस्सा है इस प्रोसेस का। अब इस स्टोरेज कॉस्ट को आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी स्टोरिंग कॉस्ट आप ऐड नहीं कर सकते। घर में हफ्ते में 1 किलो चावल बनने होते हैं, अब्बा ने 50 किलो ला के रखे हुए हैं, उसको स्टोर करने के लिए जो खर्चा आ रहा है, घर में हफ्ते में 1 दफ़ा चिकन बनना है, गोश्त पूरा भर के रखा हुआ है, बर्ड फ्लू आया, सस्ती मुर्गी मिली और फ्रिज भर दिया, तो वो जो स्टोरेज कॉस्ट है नेसेसरी, इसको आप कॉस्ट का हिस्सा नहीं बना सकते। ठीक है जी। लेकिन अदरक, टमाटर, प्याज अगर ज़रूरत के मुताबिक आपने उसको फ्रिज में स्टोर किया हुआ तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट विल बी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। फिर कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, यानी घर का रेंट, फैक्ट्री का रेंट, चौकीदार की तनख्वाह, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, इसको भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं बना सकते। उसके बाद सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जो चीज़ें बेचनी है, यानी ये तो हम कॉस्ट ऑफ सेल के नीचे आ गए ना। ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे जो पीनल की आइटम्स हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस है, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, उसको आपने अपनी कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाना, वो तो ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर ही रहेगी ना कॉस्ट। यहाँ तक का सवाल नहीं? सवाल कोई? फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये ले, आप नहीं पूछेंगे तो मैं तो पूछूंगा ना। बताइए जी।
हाँ जी बेटा जी, बताइए जी। कैरिज इनवर्ड, क्या इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा बनना चाहिए? कैरिज इनवर्ड, मटेरियल अपने प्रेमिसेस तक लेके आ रहे हो। कैरिज आउटवर्ड, बेचने के लिए, जैसे पेप्सी वाले डिलीवर करते हैं दुकान तक, बनीज वाले ब्रेड डिलीवर करते हैं शॉप तक, वॉल्स वाले आइसक्रीम डिलीवर करते हैं, जो डिलीवरी कॉस्ट है यानी कैरिज आउटवर्ड, क्या ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का हिस्सा है? दिस इज सेलिंग एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री प्लांट, यस दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने पेपर नहीं पढ़ा? आपका है ही पेपर, तो उनको बता दें, मैं पढ़ रही। फिनिश गुड्स स्टोरेज कॉस्ट, फिनिश गुड यानी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं या तैयार हो गई हैं, अब उसको आपने अपने गोदाम में रखा हुआ है, कंप्लीट होने के बाद की कॉस्ट को क्या कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे? नो। फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, फैक्ट्री में जो सुपरवाइजर है, जो क्वालिटी को देख रहा है, जो प्रोडक्शन को देख रहा है, क्या उसकी सैलरी को कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे? बनाना चाहिए अभी। हाँ, लेकिन मैं तो पूरी कॉस्ट पूछ रहा हूँ ना बेटा। उसका सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मे बी इंक्लूडेड व्हेन द कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री कंप्लीट यूनिट की, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड कंप्लीट है ना, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट थोड़ी पूछी जा रही है। तो सवाल समझने तो काम है, सवाल ही समझ आएगा तो जवाब तक कैसे पहुंचेंगे? ठीक है जी। तो फैक्ट्री सुपरवाइजर सैलरी, क्या ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं? बोले यस। तो ऑल एक्सेप्ट 1 and 4। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। नीड टू ब्रिंग इन्वेंट्री ऑन नेट रिलाइजेबल वैल्यू, व्हाट इज एनआरवी? हमने किस जमाने में पढ़ा होगा? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे हमने अपनी इन्वेंट्री को क्लासिफाई करना होता है एज पर IS2। यहाँ पे उसकी रीजन बता रहा है क्यों। कहता है इन्वेंट्रीज आर डैमेज्ड और बिकम होली और पार्टली ऑब्सोलीट। समटाइम इन्वेंट्री क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है कि नहीं डैमेज? फ्रिज में अंडा रखे, अंडा टूट गया, टूट सकता है कि नहीं? ऑयल का पैकेट रखा, लीक हो गया। चावल रखे, रोजाना थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं, चूहे बढ़ गए। तो क्या अब आप डैमेज इन्वेंट्री को, जो पार्टली या होली है, उसको उसकी कॉस्ट पे ही लिखना चाहेंगे? नहीं, जो बची इन्वेंट्री किसको कहते हैं? जो बच गई है ना। जब साल के आखिर पे आपने देखना है कि मेरी इन्वेंट्री जो अनयूज्ड है, अनसोल्ड है, वर्क इन प्रोसेस है, वो कितनी है, उसको एक वैल्यू असाइन करनी है। अगर वो बिल्कुल ठीक कंडीशन में है तो सही वैल्यू असाइन करो, अगर ठीक कंडीशन में नहीं है तो जिस कंडीशन में है उसके मुताबिक उसकी वैल्यू असाइन करनी है उसको। ये है नीड टू ब्रिंग इन्वेंट्री ऑन नेट रिलाइजेबल वैल्यू इंस्टेड ऑफ कॉस्ट। कहता है आइदर टू इंकर मोर कॉस्ट ब्रिंग इन टू सेलेबल कंडीशन, अगर वो ख़राब हो गई है उसको सही करने के लिए और ज़्यादा पैसे लग रहे हैं लेकिन उतने की बिक नहीं रही, तो अभी उसको NRV पे लिखें। कहता है और सेल देम इन द डैमेज्ड और ऑब्सोलीट फॉर्म, अगर आप उसको उसी हालत में बेचेंगे तो आपको कम पैसे मिलेंगे। तो कम पैसे मिलेंगे तो आपने पूरी कॉस्ट क्यों रिकॉर्ड करनी है? नहीं करने की ज़रूरत। तो इन रीजंस की वजह से हमें अपनी इन्वेंट्री को NRV पे लिखना होता है। ठीक है जी। IS2 कहता है रिकॉर्ड इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। आप अपनी कॉस्ट और NRV में से जो दोनों में से कम वैल्यू है ना, उस पर अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करें। व्हाट इज नेट रिलाइजेबल वैल्यू? फार्मूला हमने पढ़ा होगा बचपन में, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस, अगर वो डैमेज हो गया तो कॉस्ट ऑफ रिपेयर, अगर इनकम्प्लीट है तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, माइनस अगर उसको बेचने के लिए वो खर्चा आ रहा है यानी कैरिज है, कमीशन देनी पड़ी एजेंट को, वो माइनस करेंगे। तो बोर्ड पर देखिएगा 15,000 रुपये का आपका एक मोबाइल बिक रहा है फिनिश गुड्स, 2,000 रुपये उसके ऊपर रिपेयरिंग की कॉस्ट आ रही है, 1,500 रुपये आपको कमीशन देनी पड़ रही है, तो आपको नेट कितने पैसे मिलेंगे? 11,500। अगर आपकी वर्क इन प्रोसेस चेयर है, कुर्सी, बाजू नहीं लगी हुई उसकी, तो आपने अगर सही कुर्सी बेचनी है वो 5,000 की बिकेगी, लेकिन उसको कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन या रिपेयर पे 1,000 रिक्वायर्ड है,
तो वो खर्चा अपने पास से करेंगे। 200 रुपये आपको सेल कमीशन या ट्रांसपोर्टेशन पे करनी है, डिलीवरी कॉस्ट पे करनी है, तो नेट आपकी पॉकेट में कितना आना है? तो 3800। ये वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का तरीका है NRV। रॉ मटेरियल 10,000 रुपये का ख़रीदा था, अब उसके ऊपर कोई फर्दर कंप्लीशन कॉस्ट तो नहीं आनी रॉ मटेरियल के ऊपर, लेकिन हो सकता है सेल करने के लिए 2,000 का खर्चा आए, तो रॉ मटेरियल अब कितना है? NRV इज़ 8,000। अब ये तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू है, इसको कंपेयर किससे करेंगे? लेट्स सपोज जब हमने इसको ख़रीदा था मोबाइल को, तो ये था 13,000 रुपये का। कुर्सी की जो कॉस्ट आई है अभी तक मेरे पास से, मैं कहता हूँ 2,000 रुपये आई है। जो रॉ मटेरियल है वो हमने 7,000 रुपये का ख़रीदा था लेट्स सपोज। अब मुझे बताइए इन दोनों में से किस पे रिकग्नाइज करूँगा? इन दोनों में से लोअर पे मुझे अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है। हाँ जी, ये जो मोबाइल है फिनिश गुड 13,000 रुपये मैंने ख़रीदा था, 11,000 रुपये का बिक रहा है, दोनों में से लोअर क्या है? NRV पे मैं इस इन्वेंट्री को क्लासीफाई करूँगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्योंकि मेरे पास मोबाइल पड़ा है, लेकिन अब वो कितने का है? 11,500 का। ख़रीदा कितने का था? 13,000 का, तो 13 में लिखना कम हो गया वैल्यू डैमेज होने की वजह से, तो मैंने उसको 11,000 रुपये बताना ताकि यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सही इन्फॉर्मेशन मिले। कुर्सी 2,000 रुपये मेरी कॉस्ट आई है, वर्किंग प्रोसेस खुद बना रहा हूँ ना, 2,000 रुपये खर्चा हुआ है, लेकिन इसी हालत में अगर बेचूं या कंप्लीट करके बेचूं 3,800 रुपये मिलेंगे मुझे। दोनों में से लोअर क्या है? 2,000 रुपये पे। ओवर वैल्यू नहीं करना, एसेट्स के बारे में अकाउंटिंग कहते हैं उसको ओवर स्टेट ना करें, अंडरस्टेट करते हैं, ओवर स्टेट नहीं करना। रॉ मटेरियल मैंने 7,000 का ख़रीदा था, लेकिन अब सारा कुछ खर्चे माइनस करने के बाद कीमतें बढ़ गई, तो अभी मुझे 8,000 रुपये मिल जाएंगे, नेट रिलाइज हो जाएंगे सारे खर्चे माइनस करने के बाद। लेकिन मैंने रिकॉर्ड किस पे करना है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। कॉन्सेप्ट बैक एंड पे क्या है? प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि अपने एसेट्स को ओवर स्टेट नहीं करना, अंडरस्टेट कर लो, ताकि यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इस इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन ले उनका फैसला गलत ना हो। इस वजह से हम एसेट्स को ओवर स्टेट नहीं करते। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। कल इंशाल्लाह यहीं से शुरू करते हैं। अल्लाह हाफिज़।